तो बच्चों क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारा यहाँ पर अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का ये कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो कार्बन हमारा यहाँ पर जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा कार्बन पर भी इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो कार्बन हमारा प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है भाई। ठीक है, अन्य तत्वों को अगर हम देखें तो अन्य तत्वों के यौगिक उतने नहीं होते जितने कि कार्बन के होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन के यौगिकों की तो लगभग कार्बन के अभी जो ज्ञात यौगिक हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है, 50 लाख है। ठीक है, और ये यौगिक हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन के यौगिकों को देखें तो बहुत सारे जो कार्बन के यौगिक हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं भाई। बहुत सारे कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं और इसके अलावा जीव जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। अगर हम अपने ही शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन के अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, तो ये जो सभी पदार्थ हैं ये सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं सभी में। चाहे हम प्रोटीन की बात करें, चाहे हम विटामिन्स की बात करें, चाहे हम फैट्स की बात करें, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो ये जो सभी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो एक प्रकार के क्या हैं, कार्बन से बने हुए यौगिक हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है इसकी विशेषता होती है कि जो कार्बन है इसकी बहुत अधिक यौगिक बनते हैं भाई। ठीक है, जबकि अन्य जो हमारे तत्व होते हैं आवर्त सारणी में अगर हम देखें, देखो हमने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में हमारे कुल 118 तत्व हैं। ठीक है, और ये जो 118 तत्व हैं इनमें अगर हम कार्बन को छोड़ दें तो अन्य तत्व हमारे एक सीमित संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। अन्य तत्वों के यौगिक उतने नहीं बनते हैं जितने कि कार्बन के यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन के यौगिकों की संख्या, जो ज्ञात यौगिकों की संख्या है वो कितनी है, अभी लगभग 50 लाख के करीब है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर देखो कि जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन में कुछ विशेष ऐसा गुण होते हैं इसमें जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो अब क्यों इसके यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है, इसमें अगर हम देखें पहला इसका जो कारण होता है वो होता है श्रृंखला निर्माण का गुण। श्रृंखला निर्माण का गुण। ठीक है, जो कार्बन है ये कार्बन क्या करता है, अपने समान अन्य कार्बनों के साथ जुड़कर श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है भाई। और कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं इनमें एक से लेकर हजारों कार्बन आपस में जुड़े होते हैं या जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो एक विशेष गुण है जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो श्रृंखला निर्माण के गुण में क्या होगा कि कार्बन अपने समान कार्बन के साथ जुड़कर क्या करेगा, श्रृंखलाओं का निर्माण यहाँ पर करेगा। ठीक है, और ये जो श्रृंखलाएं होती हैं हमारी कार्बन की, ये श्रृंखलाएं हमारी सीधी हो सकती हैं। इसके अलावा जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं ये हमारी शाखित होती हैं भाई, शाखाओं के रूप में जहाँ पर कार्बन उपस्थित होंगे तो ऐसी कार्बन की श्रृंखलाएं क्या कहलाएंगे, शाखित श्रृंखलाएं कहलाएंगी। और कार्बन की अगली जो हमारी श्रृंखला यहाँ पर बनती है वो बनती है हमारी कार्बन की बंद श्रृंखलाएँ बनती हैं भाई। ये तो यहाँ पर ये जो श्रृंखलाएं हमारे कार्बन बना रहा है इसमें कार्बन किस रूप में जुड़ा है, श्रृंखलाओं के रूप में जुड़ा है। ठीक है, तो ये एक विशेष गुण है जो कि कार्बन में पाया जाता है भाई। ठीक है, कार्बन अपने समान अन्य कार्बनों के साथ जुड़कर सीधी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। शाखित श्रृंखलाओं का मतलब है कि कार्बन हमारे यहाँ पर देखो आगे की ओर श्रृंखला के रूप में तो है लेकिन ऊपर की ओर भी हमारे शाखाओं के रूप में भी यहाँ पर कार्बन हमारे यहाँ पर उपस्थित है, तो ये शाखित श्रृंखला है हमारी। ठीक है, इसके अलावा बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला का मतलब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 कार्बन है और कार्बन की क्या है, एक प्रकार की ये बंद श्रृंखला है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्बन की क्या है, एक प्रकार की बंद श्रृंखला है। तो ये कार्बन में एक विशेष गुण है जिसके कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो पहला गुण तो है हमारा कि इसमें श्रृंखला निर्माण का गुण पाया जाता है जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कार्बन का जो दूसरा गुण होता है ये होता है इसकी संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता की अगर हम बात करें तो देखो जब हम कार्बन परमाणु को देखते हैं तो कार्बन परमाणु में कुल इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है भाई।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा है इससे पहले, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं और दूसरी कक्षा में हमारे इसके 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं भाई। और ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई। संयोजी इलेक्ट्रॉन इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रासायनिक संयोग में भाग ले सकते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसमें 4 है। अब देखो, किसी भी तत्व की अर्थ में या पृथ्वी में एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन होती है कि तत्व की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। ठीक है, या अगर एक कक्षा है उसमें केवल सिंगल कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो अब अगर हम इसमें देखें तो 2 कक्षाएं इसमें हैं, तो दूसरी कक्षा में ये अर्थ में तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो कार्बन हमारे इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, कार्बन सिंगल सी के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जबकि इसको अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अभी भी कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब अगर हम कार्बन को देखें तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे पूरी कर सकता है? अगर देखो, जो कार्बन है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर ले, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर ले, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। या ये क्या कर सकता है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले एक कंडीशन में, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेगा तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, उस कंडीशन में कार्बन पे क्या आ जाएगा? 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं? ग्रहण कर लिए हैं। या ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है भाई। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इसकी पहली कक्षा बचेगी केवल, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस कंडीशन में कितनी रहेगी? केवल 2 रहेगी। ठीक है, तो हमारे लिए ये भी हमको पता है कि कोई भी जो परमाणु है उसकी अगर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? वहाँ पर 2 होने चाहिए। तो ये अपने अष्टक को पूरा कर सकता है बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, या अपने द्विक को ये रख सकता है 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक कर, या 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी अन्य परमाणु को देकर। ठीक है, तो अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये प्रवृत्ति नहीं होती है कि ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो भाग होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, वो हमारे इसके नाभिक में होते हैं। और ये जो नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, वो बाहर इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है या इतना आकर्षण बल नहीं होता है इन प्रोटॉनों के पास कि वो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और इसका अष्टक पूरा कर ले। ठीक है, तो जो कार्बन होता है वो C4 नेगेटिव का निर्माण नहीं कर सकता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके नाभिक के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले? अपनी ओर आकर्षित कर ले। ठीक है, इसी प्रकार जब जब ये इसके बाह्यतम कक्षा, जब ये इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये बाहर भी नहीं जाने देते हैं भाई। जो प्रोटॉन होता है वो इनको बांधे रखता है इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण किसके बीच होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच। तो प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हमारे घूम रहे होते हैं। तो इसका जो नाभिक के जो प्रोटॉन है ये इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर भी नहीं निकलने देते हैं भाई। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? देखो, ये करता है इलेक्ट्रॉनों का साझा। ठीक है, ये अपना अष्टक कैसे पूरा करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ये क्या करता है? साझेदारी द्वारा ये क्या करता है? अपने अष्टक को पूरा करता है। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ये कैसे करता है? देखो, कार्बन का एक यौगिक है CH4 है भाई। ठीक है, अब कार्बन हमारे इस स्टेज में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, लेकिन कार्बन हमारा CH4 की अवस्था में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और क्यों करेगा ये भी देखो। यहाँ पर होता क्या है, जब CH4 का निर्माण होता है तो हमारा कार्बन हमारा ये कार्बन है जिसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो हम इसके विन्यास इसका दिखा देते हैं 2 और 4। अगर हम हाइड्रोजन का विन्यास दिखाएं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 हमने यहाँ पर दिखाया। तो जब CH4 का निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है? इसकी बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग लेते हैं भाई, ये, और ये इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो प्रत्येक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा देंगे यहाँ पर, ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उन्होंने साझा किया है हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन से।
तो देखो हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन था, वो हमने ये दिखाया। इस हाइड्रोजन पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1-1 होगी। तो हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉनों को हमने ये दिखाया है, जबकि कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉनों को हमने ऐसे इंडिकेट यहाँ पर किया है। तो अब देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के लिए कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि हाइड्रोजन क्या करता है, अपना द्विक पूरा करता है। भाई हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अधिकतम, तब ये एग्जिस्ट करेगा अर्थ में, ठीक है। जबकि कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, इसका अष्टक पूरा होना चाहिए। तो देखो, जो ये बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे दोनों परमाणुओं में गिने जाते हैं भाई। वो हाइड्रोजन में भी हमारे काउंट होंगे और इसके अलावा कार्बन में भी काउंट होंगे। तो अब यहाँ पर देखो, जो कार्बन है, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। तो कार्बन इस फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, अब एग्जिस्ट करेगा। ऐसी हाइड्रोजन में चूंकि पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब जबकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब जब इसने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक हाइड्रोजन का यहाँ पर द्विक पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का बंध बनता है भाई, जिस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध इसको हम कहते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, और सहसंयोजी बंध द्वारा ये क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी संयोजकता कहते हैं भाई। जितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या इसकी को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं भाई। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है। संयोजकता 4 होने का मतलब है कि ये हमारे अधिकतम यहाँ पर कितने बंधों का निर्माण कर सकता है, 4 बंधों का निर्माण कर सकता है, या इसके 4 इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग ले सकते हैं और बंध का यहाँ पर निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर एक टर्म आता है सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, या इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हम कहते हैं भाई, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है भाई। देखो, बीच में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है, इनको हम बंध बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जिन बंधों का निर्माण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन पर किसके निर्माण करने की क्षमता होती है, सहसंयोजी बंध के निर्माण करने की क्षमता इसमें होती है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब संयोजकता 4 होने के कारण जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, अलग अलग एक समान 4 परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, या रासायनिक अभिक्रिया करता है, या अलग अलग प्रकार के पदार्थों से क्रिया करके यौगिक बनाता है, ठीक है। तो इस कारण भी इसके बहुत सारे यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बन है, कार्बन बहुत अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है भाई, ठीक है। और वर्तमान में जो उसके ज्ञात यौगिक हैं, उनकी संख्या कितनी है, 50 लाख है लगभग, ठीक है। और ये संख्या बहुत अधिक है भाई, ठीक है। तो अब कार्बन में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिसके कारण इसके इतने अधिक यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो उसमें बताया कि इसमें 2 मुख्य विशेषताएं इसकी हैं। पहली बताई कि श्रृंखला निर्माण का गुण इसमें पाया जाता है, ठीक है। श्रृंखला निर्माण के गुण में क्या होगा कि कार्बन अपने समान अन्य कार्बनों के साथ लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर पाता है भाई, जिसमें कि कार्बन हमारे एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और हजारों कार्बन भी एक दूसरे से क्या होते हैं, श्रृंखला के रूप में जुड़ सकते हैं,
ठीक है। अब ये जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं वो सीधी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखा है कार्बन की श्रृंखला, या ये श्रृंखलाएं शाखित हो सकती हैं भाई। ये यहाँ पर श्रृंखलाएं ये हैं, शाखाओं में भी कार्बन हमको दिखाई दे रहे हैं, या ये श्रृंखलाएं क्या हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं। तो श्रृंखला निर्माण का गुण पाया जाता है जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। देखो ऐसी श्रृंखलाएं, ऐसे यौगिक भी बनेंगे जिसमें कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं होंगी, ऐसे यौगिक भी बनेंगे बहुत सारे जिसमें कि कार्बन की शाखित श्रृंखलाएं होंगी, और बहुत सारे यौगिक ऐसे बनेंगे जहाँ पर कार्बन की बंद श्रृंखलाएं होंगी, जैसे ये है। दूसरा गुण बताया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं और सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। और सहसंयोजी बंध आप लोगों को बताया कि कैसे बनता है, जब हमारे तत्व इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं भाई। जब हमारे जो अलग अलग प्रकार के या एक समान जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं, तो जो बंध हमारे यहाँ पर बनते हैं उन बंधों को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध इनको हम कहते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और इसमें सहसंयोजी बंध के निर्माण का इसमें गुण पाया जाता है। ठीक है। और संयोजकता 4 होने के कारण भी इसके बहुत सारे यौगिक बनते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत सारे यौगिक, जैसे CH4 हमारा बना है तो इसमें 4 हमारे क्या जुड़े हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बने हैं, तो एक यौगिक ये बना इसका SeCCl4 बना। देखो यहाँ पर कार्बन के साथ इसकी संयोजकता 4 होने के कारण 4 क्या जुड़ गए, क्लोरीन जुड़ गए, CBr4 बनता है हमारा। ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे यौगिक इसके बन सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो सहसंयोजी बंध को सिंपली हम कैसे इंडिकेट करते हैं, या तो इसको ऐसे दिखा दो, या तो कार्बन दिखाओ, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दो भाई, ये। ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, सहसंयोजी बंध बना भाई। तो कार्बन और हाइड्रोजन हमने दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन दिखाया, और इनके बीच लाइन खींच दी। तो ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर सहसंयोजी बंध को इंडिकेट कर रही है। ठीक है। तो ये कार्बन की एक विशेष प्रकृति है। तो कार्बन में हमने पढ़ा कि कार्बन विशेष प्रकार की प्रवृत्ति रखता है और इसके अलावा इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम सहसंयोजी बंध का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं कि सहसंयोजी बंध होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो सहसंयोजी बंध के लिए इससे पहले भी हमने जाना कि जब दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब CH4 बना तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई भाई। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई प्रत्येक केस में। तो यहाँ पर जो बंध बने जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हैं भाई। ठीक है। तो इन बंधों को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सहसंयोजी बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है भाई। बंध में एक इलेक्ट्रॉन एक तत्व का आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व का आता है। जैसे हमारा CH4 का जब निर्माण हुआ तो इसके निर्माण के समय इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इसी प्रकार इसी बंध में एक हाइड्रोजन का दूसरा कार्बन का, एक हाइड्रोजन का दूसरा कार्बन का, एक हाइड्रोजन का दूसरा कार्बन का। ठीक है। अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये आप लोगों को बताया था कि कार्बन का जब हम विन्यास करते हैं तो ये हमारा विन्यास होता है, और इसके जो बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं भाई। ठीक है। और हाइड्रोजन को हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखाया है। और बंध क्यों बना रहे हैं तत्व, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। कार्बन अष्टक को पूर्ण करने के लिए बनाता है जबकि हाइड्रोजन अपने द्विक को पूर्ण करने के लिए बंध बनाता है। ठीक है। तो जब दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, तो जो बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। पहला हमारा होता है एकल संयोजी बंध, दूसरा हमारा होता है द्विसंयोजी बंध। ठीक है। इसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं भाई। और तीसरा होता है हमारा त्रिसंयोजी बंध, या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब क्या है सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो एकल संयोजी बंध पहला हम यहाँ पर कर लेते हैं, एकल संयोजी बंध। एकल संयोजी बंध क्या होता है, देखो दो तत्वों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं
हैं उन्हें एकल संयोजी बंध कहते हैं, एकल संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे दो तत्वों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई हो, ठीक है, तो ऐसे जो बंध बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एकल संयोजी बंध बोलेंगे। जैसे हमारा CH4 का अभी स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो CH4 में देखो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी भाई। जब बीच में हमारे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल रहा था हमको, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा था किसका, हाइड्रोजन का। एक कार्बन का मिल रहा था, दूसरा हाइड्रोजन का मिल रहा था, एक कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन का, एक कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर प्रत्येक तत्व के एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी भाई। देखो प्रत्येक में अगर हम देखें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर हुई है प्रत्येक तत्व के। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बनता है तो ऐसे बंध को हम क्या बोलते हैं, एकल संयोजी बंध इसको हम बोलते हैं। और ऐसी जो संरचनाएं हैं, यहाँ पर जो संरचना हमने दिखाई है ये इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलेंगे। और ऐसा जो बंध होगा जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एकल संयोजी बंध। एक एकल संयोजी बंध हम बना लेते हैं। देखो H2 जब बनता है तो H2 के निर्माण में भी यहाँ पर एकल संयोजी बंध बनता है। कैसे, देखो H2 इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है भाई ये। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये बनाया, एक हाइड्रोजन ये बनाया, और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो हाइड्रोजन हमारे इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। जब एक इलेक्ट्रॉन इस पर होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो होने चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करता है। तो अब दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, या अब इसके बाह्यतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, जब प्रत्येक हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से क्या बना दे, एक एकल संयोजी बंध बना दे। तो यहाँ पर होगा क्या, एक हाइड्रोजन ये आया हमारा, दूसरा हाइड्रोजन ये आया। ठीक है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये आया हमारा, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पर हो रहा है तत्वों के बीच, तो यहाँ पर इसका भी द्विक पूरा हो रहा है, इस हाइड्रोजन का भी द्विक पूरा हो रहा है, और इस हाइड्रोजन का भी द्विक यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर भी कैसा बंध बना, एकल संयोजी बंध बना। ठीक है, तो एकल संयोजी बंध को जब हमने दिखाना हो तो हम सिंगल लाइन द्वारा उसको दिखाते हैं। और ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसकी बोलेंगे भाई। हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप लोगों ने बनानी हो तो हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। इससे पहले देखो हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं पढ़ी थी भाई, जिसमें हमने ऐसे दिखाया था। अगर हमने सिंगल हाइड्रोजन की बिंदु संरचना दिखानी है, ये दिखाया। दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है तो ये दिखाया हमने, ये। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे भाई, तो कौन सी संरचना बनेगी, ये बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर H2 की पूछी है तो ये बनेगा, CH4 की अगर पूछी है तो ये बनेगा भाई। ठीक है, तो एकल संयोजी बंध आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा यहाँ पर जो दूसरा बंध है वो है द्विसंयोजी बंध, द्विसंयोजी बंध या डबल बॉन्ड। ठीक है, तो द्विसंयोजी बंध क्या होता है, दो तत्वों के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध क्या कहलाते हैं, बनने वाले बंध को हम क्या बोलते हैं, द्विसंयोजी बंध बोलते हैं। द्विसंयोजी बंध इनको हम कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें O2 का जब निर्माण होता है तो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो कितनी होती है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका विन्यास करते हैं तो 2 और 6 इसका विन्यास हमको मिलता है भाई। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग देखो कि ऑक्सीजन को अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। अब O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, O2 में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो एक का विन्यास ये किया तो दूसरे ऑक्सीजन का भी विन्यास क्या करेंगे हम, 2 और 6 करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है भाई। तो अब जब O2 का निर्माण होता है तो कैसे होता है, देखो एक ऑक्सीजन हम ये लेंगे, दूसरा ऑक्सीजन हम ये लेंगे। ठीक है, अब प्रत्येक के बाह्यतम कक्षा में, चूंकि जब हम संरचना का निर्माण करते हैं तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं भाई। तो देखो प्रत्येक ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी भाई। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन ये बनाए। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ते समय देखो एक ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर रहे भाई, दूसरे ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हमने ये दिखाए हैं।
ठीक है। अब बचे कितने, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं फिर, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को, एक को यहाँ दिखा देते हैं, एक को यहाँ दिखा देते हैं, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने ये दिखाया। ठीक है। तो कैसे बनाई हमने संरचना, पहले तो विन्यास हमने कर लिया, हमने देखा कि प्रत्येक को 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है भाई। ठीक है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, पर अब हमने इसकी कक्षा बना ली, बाह्यतम कक्षा बनाई, और बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन अगर दिखाने हैं तो ऐसे दिखाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, जब O2 का निर्माण होगा तो 6 में से प्रत्येक ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी दूसरे ऑक्सीजन में भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाए, जबकि 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है प्रत्येक को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्येक तत्व के 2-2 इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे भाई। देखो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आए, और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आए। अब जब बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो देखो इसका अष्टक पूरा हो गया है भाई, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो चुके हैं, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बीच के इलेक्ट्रॉन दोनों ही तत्वों में गिने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर हुई है भाई। देखो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो जब तत्वों के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ऐसे जो बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, द्विसंयोजी बंध बोलते हैं। और इनको हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं भाई, ये 2 हमने लाइनों द्वारा हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे बंध हमारे द्विसंयोजी बंध हैं। अब हमारे यहाँ पर तीसरे बंध हैं जिनको हम बोलते हैं त्रिसंयोजी बंध। त्रिसंयोजी बंध, तो त्रिसंयोजी बंध में हमारा क्या होगा, देखो जब हमारे 2 तत्वों के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। तो जो बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी बंध बोलते हैं। देखो एकल संयोजी बंध में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी तत्वों के बीच, ये 2 तत्वों के बीच अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो एकल संयोजी बंध। अगर 2 तत्वों के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आए, और अगर तत्वों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो हमारे बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है। अब त्रिसंयोजी बंध बनता है देखो जब N2 का निर्माण होता है भाई। तो N2 में देखो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है भाई इसमें, तो नाइट्रोजन का जब हम विन्यास करते हैं तो नाइट्रोजन का विन्यास हमको ये मिलता है। दूसरे चूँकि 2 नाइट्रोजन है, दूसरे का भी अगर हम विन्यास करेंगे तो 2 5। तो आप देखो कि तत्व को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्रत्येक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। बाह्यतम कक्षा में इनके 5-5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है। और इनको 3 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता है जिससे कि क्या हो जाएगा, इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो 3-3 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आते हैं भाई। देखो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, प्रत्येक को 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ये आए। ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, तो 2 यहाँ रहेंगे, 3 बीच में आ जाएंगे। दूसरे नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बीच में आए, 2 बाहर रहे। तो आप देखो प्रत्येक नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पूरे। इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो अष्टक पूरा हुआ है उसमें हमारे यहाँ पर प्रत्येक तत्व के 3-3 इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है भाई। देखो 1 2 3, इस तत्व के 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इस तत्व के भी 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो जब 2 तत्वों के 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 2 तत्वों के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो ऐसा जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी बंध उसको कहते हैं। ठीक है। और इसको सिंपली हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं भाई, 3 सिंगल लाइनों द्वारा हम इसको इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। तो नाइट्रोजन को ऐसे भी हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बनानी है तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखा कार्बन की विशेष प्रकृति हमने देखी, और इसके अलावा सहसंयोजी बंध हमने देखे कि जो हमारे सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं हम, और सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है। तो सहसंयोजी बंध हमारा क्या कहलाता है, जब तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है। और साझेदारी क्यों करते हैं तत्व एक दूसरे से अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। ठीक है। तो जब तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो हमारे जो बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं।
एकल संयोजी बंध है, द्विसंयोजी बंध है और त्रिसंयोजी बंध है। एकल संयोजी बंध क्या होता है? जब दो तत्वों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। नाम से ही है भाई, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो एकल संयोजी बंध है, या सिंगल बॉन्ड हम इसको कहेंगे। जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो डबल बॉन्ड हमारा कहते हैं, या द्विसंयोजी बंध कहते हैं। और जब तत्वों के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ऐसे जो हमारे बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी उसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं तो अभी हमने यहाँ पर प्राप्त की, जैसे CH4 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमने बनाई, इसी प्रकार H2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाई, इसी प्रकार O2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाई है। इसी प्रकार से हमने N2 की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो हमने यहाँ पर प्राप्त की है या बनाई है भाई। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अन्य प्रकार के जो अणु हैं, ठीक है, जो अन्य प्रकार के हमारे अणु होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसको अगर एक बार समझ में नहीं आए वीडियो तो 2 से 3 बार इसको देखें और इसको समझ लें भाई। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से।